हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 3 को। मैंने पिछली वीडियोस में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को कवर कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो इस यूनिट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जिसमें हम प्लान करते हैं, किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक अप्रोच है फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम नॉलेज अप्लाई करते हैं, स्किल्स अप्लाई करते हैं, टूल्स अप्लाई करते हैं और टेक्निक्स भी अप्लाई करते हैं, जिससे कि हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएं और उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक गोल को अचीव कर पाएं, एक डिफाइंड टाइमलाइन के अंदर, डिफाइंड बजट के अंदर और डिफाइंड स्कोप के अंदर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करना, जैसे हमने मान लेते हैं कि हमको एक घर बनाना है, तो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट हो गया। तो हमने टाइम सेट कर लिया कि 1 साल के अंदर अंदर बनाना है। हमने बजट सेट कर लिया कि हमको 50 या 60 लाख के अंडर में बनाना है। ठीक है, तो हम किस तरीके के टूल्स अप्लाई करेंगे, किस तरीके का हम नॉलेज अप्लाई करेंगे, किस तरह की स्किल्ड लेबर अप्लाई करेंगे जो हमारा 1 साल के अंदर अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो इसी सिस्टमेटिक अप्रोच को, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है। यानी कि या तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, या फिर ये आ सकता है कि फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली 5 या 6 फेजेस होते हैं। तो पहला फेज होता है इनिशिएशन का, जो गया स्टेज फर्स्ट, इनिशिएशन। यानी कि इस फेज के अंदर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है, इस फेज के अंदर क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इनिशिएशन फेज कौन सा होता है? दिस फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इज वेयर द प्रोजेक्ट चार्टर इज डेवलप्ड एंड स्टेक होल्डर्स आर आइडेंटिफाइड। तो ये वो फेज होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जिसमें कि प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है। इसी फेज के अंदर हम प्रोजेक्ट के चार्टर को डेवलप करते हैं और स्टेक होल्डर्स को भी इसी फेज के अंदर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके बाद आती है स्टेज 2, जिसको बोलते हैं प्लानिंग स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट प्लान को डेवलप करते हैं। इसी फेज के अंदर हम कॉस्ट्स को एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाते हैं, रिसोर्सेज भी डिटरमाइन करते हैं कि कहां से क्या मटेरियल लाना है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, स्कोप और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी इसी फेज के अंदर, यानी कि प्लानिंग फेज के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। ये वही फेज होता है जहां पे हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। तो स्टेज 2 क्या है? प्लानिंग की। दिस इज वेयर द प्रोजेक्ट प्लान इज डेवलप्ड। ये वो फेज होता है जहां पे प्रोजेक्ट का प्लानिंग डेवलप होती है। यहीं पे हम कॉस्ट का एस्टिमेशन करते हैं, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से आने वाले हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उनको हम डिटरमाइन करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन कौन से टूल यूज करने हैं, ये भी इसी फेज के अंदर हम डिटरमाइन कर लेते हैं। स्टेज 3 होता है जब हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गया, हमारे पास प्लानिंग भी होगी कैसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम करते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमने प्लानिंग की है उसको हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। इसी के अंदर हम रिसोर्सेज और स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं इस फेज के अंदर या स्टेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास स्टेज 4, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग। ये जो फेज है, ये कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग जो स्टेज है, इसमें कंट्रोल और मॉनिटर साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं। क्योंकि क्योंकि इसी फेज के अंदर क्वालिटी, स्कोप, क्रीप, कॉस्ट टाइम एलोकेशंस, ये सब मॉनिटर हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर स्टेज 5 आता है जिसमें हम क्लोज कर देते हैं प्रोजेक्ट को। ये वो स्टेज होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, सॉरी, ये वो स्टेज होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जहां पर हम प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर देते हैं और उसको कस्टमर के लिए डिलीवर कर देते हैं। स्टेक होल्डर्स आर टोल्ड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑल द रिसोर्सेज आर रिलीज्ड बैक टू द रिसोर्स मैनेजर्स। ठीक है,
तो डायग्राम से समझिएगा। इनिशिएशन में क्या किया हमने, प्रोजेक्ट चार्टर बनाया। प्लानिंग में क्या किया हमने, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट बनाया, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया और गैंट चार्ट्स बनाए। फिर आता है हमारे पास तीसरा स्टेज, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन, जिसमें हम जो भी हमने प्लानिंग करी है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोजेक्ट का स्टेटस बताते हैं, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ट्रैकिंग होती है इसी फेज के अंदर। फिर आता है कंट्रोल और मॉनिटरिंग वाला फेज, जहां पे इस प्रोजेक्ट की एक्टिविटी की ट्रैकिंग की जाती है, गोल्स की ट्रैकिंग की जाती है और बजट की ट्रैकिंग की जाती है कि कहीं हमारा बजट बाहर तो नहीं जा रहा है। जैसे अगर हमने सोचा था 50 लाख का घर बनाना है, क्या 50 लाख से ऊपर तो नहीं जा रहा है हमारा बजट, तो उसको कंट्रोल करते हैं कि कैसे कम से कम रिसोर्सेज में इस बजट को हमें एक पर्टिकुलर बजट की जो डेडलाइन है उससे कम रखना है। ठीक है। अगला होता है क्लोजर। क्लोजर यानी कि फाइनल स्टेप होता है, जिसमें हम प्रोजेक्ट एनालिसिस और प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक, इतना समझिए। इनिशिएशन फेज में क्या होता है, इनिशिएशन फेज क्या है कि हमने घर बनाने का सोचा। ठीक है, तो कैसा घर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये हमने डिसाइड कर लिया। प्लानिंग में हमने क्या करा, प्लानिंग में हमने डिसाइड किया कि कहां से लेबर आनी है, कौन कौन सा मटेरियल यूज करना है। ठीक है, कौन कौन सी लेबर कौन सा काम करेगी। फिर एग्जीक्यूशन में क्या किया हमने, उन सब वो जो प्लानिंग करी है हमने घर बनवा दी, नींव लगवा दी, सब स्टार्ट कर दिया। कंट्रोल में क्या किया हमने, फिर ये चेक किया कि भाई हमारे घर में जो मटेरियल लग रहा है कहीं ज्यादा तो नहीं लग रहा है, अगर ज्यादा लग रहा है तो उसको कैसे कम लगवाया जाए। क्लोजर में क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है और उसको फिर हम देखते हैं कि कितना सही बना है कितना गलत है, और उसको कस्टमर तक डिलीवर कर देते हैं। अगला है इंपॉर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एंश्योर करता है टाइम और कॉस्ट एफिशिएंसी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो टाइमली एंश्योर करता है टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, जिससे कि डिलेज और अननेसेसरी एक्सपेंसेस घट जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, पहली इंपॉर्टेंस है कि वो टाइम और कॉस्ट एफिशिएंट कर देता है किसी भी प्रोजेक्ट को, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, टाइमली कंप्लीशन देता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन करता है, जिससे कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कोई डिले नहीं होता है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस का खर्चा नहीं होता है। दूसरा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान हम एक्सपेक्टेड क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जिससे कि हमारे पास हाई क्वालिटी आउटकम्स आ सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क मिटिगेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि वो प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करते हैं और एड्रेस करते हैं हम रिस्क को, जिससे कि कॉस्टली सेटबैक्स ना हो हमको। जब हम घर बनाते हैं तो हम ये भी ध्यान में रखते हुए चलते हैं कि कहीं पे दीवार टेढ़ी न लग जाए या कहीं पे कोई दिक्कत ना आ जाए, इससे कि हम पहले से ही प्रिवेंशंस लेके चलते हैं। ठीक है, तो रिस्क मिटिगेशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प करता है। स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्वमेंट में भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जरिए से हम स्टेक होल्डर्स को एंगेज करते हैं, जिससे कि वो अपनी नीड्स और डिजायर्स को इंश्योर करते हैं और हमको बताते रहते हैं कि भाई इस तरीके का घर बनाना है, ऐसे बनाना है। अगला है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट अलाइन करता है ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी से, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो कंट्रीब्यूट होती है उसके अंदर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टाइम और कॉस्ट एफिशिएंसी देता है, क्वालिटी अश्योरेंस देता है, रिस्क मिटिगेशन करता है, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व रखता है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होता है, रिसोर्स की मैनेजमेंट करता है जिससे कि वो एफिशिएंटली मैनेज कर पाता है पर्सनल, मटेरियल और फाइनेंसेस को, जिससे कि प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो पाए और कोई भी दिक्कत ना आए प्रोजेक्ट के बनने के दौरान। और वो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करता है, जिससे कि क्या होता है भाई, वर्क फ्लो जो होता है वो स्मूथ हो जाता है और एम्प्लॉइज हैप्पी रहते हैं। तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो टास्क कंप्लीशन से भी बियॉन्ड जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव करते हैं, किसके साथ साथ, एफिशिएंसी के साथ साथ और क्वालिटी के साथ साथ। तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो बियॉन्ड टास्क कंप्लीशन जाता है। इसका मतलब होता है कि हम डिजायर्ड आउटपुट्स को एफिशिएंटली और क्वालिटी के साथ ही अचीव करते हैं। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आपको नोट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्टली क्लिक करिएगा और आप पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पर। और ऑल्सो गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि स्कोप क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है। तो प्रोजेक्ट स्कोप आर द बाउंड्रीज एंड डिलीवरेबल्स ऑफ ए प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट स्कोप क्या है कि कितनी टाइम में हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाना चाहिए, वो बाउंड्रीज जो हैं उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट स्कोप। ये क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस दैट व्हाट इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज नॉट। ये डिफाइन करता है कि क्या चीज इंक्लूडेड है प्रोजेक्ट में और क्या नहीं है। ये डिटेल में भी बताता है कि प्रोजेक्ट का गोल क्या है, कब वो डिलीवर होना है, प्रोजेक्ट में क्या क्या टास्क होने, प्रोजेक्ट की डेडलाइंस क्या है और प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगता है। ये प्रोजेक्ट स्कोप डिसाइड करता है। स्कोप एंश्योर करता है कि हर एक इंसान जो इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के एम के रिगार्डिंग जो हमें अचीव करनी है, और उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे ये भी पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी कंपनी में हम कोई भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक, तो जो डेवलपर्स होते हैं उनके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या बनाना है, क्यों बनाना है और कैसे बनाना है, ठीक, और कितने टाइम में हमको डिलीवर करना है। तो यही होता है प्रोजेक्ट स्कोप। तो वर्क इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, अब इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कि कौन क्या काम इन्वॉल्व होता है जब हम कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। हाँ, तो क्या काम इन्वॉल्व होता है जब हम कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं? सबसे पहले हम प्लान करते हैं स्कोप मैनेजमेंट, यानी कि हम स्कोप मैनेजमेंट प्लान क्रिएट करते हैं कि कैसे स्कोप डिफाइन होता है, कैसे उसको वैलिडेट करना है और कैसे उसको कंट्रोल करना है। स्कोप मतलब बाउंड्रीज कैसे डिफाइन करनी है, कैसे उनको वैलिडेट करना है और कैसे उनको कंट्रोल करना है, वो हमको सबसे पहले प्लान करना होता है। उसके बाद हमको रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करना होता है, यानी कि स्टेक होल्डर्स की नीड्स को गैदर करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को गैदर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज, सर्वेज एंड वर्कशॉप्स। एक रियल टाइम देता हूं आपको मैं। मान के चलिए हमें कोई हमारी कंपनी में है, मान के चलो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है कोई, आप लोग जो देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आती है, भाई आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, XYZ प्रोजेक्ट जो भी होगा, या मान के चलिए आपको एक वेबसाइट बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपको जो प्रोजेक्ट देने वाला होता है उससे आप स्कोप मैनेजमेंट लेते हैं, यानी कि कितने टाइम में हमको डिलीवर करना है प्रोजेक्ट, ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है और कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये आप बनाते हैं। उसके बाद आप ये पूछते हैं उससे इंटरव्यूज की मदद से, सर्विस की मदद से या वर्कशॉप्स की मदद से कि उसको क्या चाहिए, इस प्रोजेक्ट से उसको चाहिए क्या, क्या बनवाना है उसको। तो जो उसको बनवाना है उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर करने हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। उसके बाद हम स्कोप को डिफाइन करते हैं, जिसमें हम एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, डिलीवरेबल्स बताते हैं और बाउंड्रीज बताते हैं उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। फिर हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, यानी कि हम प्रोजेक्ट जो है डिलीवर करना है उसको, हम उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं कि इतना जो प्रोजेक्ट है, हम प्रोजेक्ट का इतना जो पार्ट है उसको हम तब तक डिलीवर करेंगे, इतने टाइम तक करेंगे, अगला पार्ट इतने टाइम तक करेंगे, तीसरा पार्ट इतने टाइम तक करेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कर देते हैं उसका, ठीक। उसके बाद हम करते हैं स्कोप को वैलिडेट, यानी कि हम एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑब्टेन करते हैं स्टेक होल्डर्स से, जब हम उनको कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के जो सब पार्ट्स हैं उनकी डिलीवरी कर देते हैं और उनके रिव्यूज लेते हैं और उसके टाइमली इंस्पेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं कंट्रोल स्कोप, यानी कि हम मॉनिटर करते हैं स्कोप की परफॉर्मेंस को, चेंजेस को मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल प्रोसेस, और स्कोप अगर दिक्कत करता है तो उसको हम प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या कौन कौन सा वर्क इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? सबसे पहले हम प्लान करते हैं स्कोप मैनेजमेंट को, फिर हम उस स्कोप मैनेजमेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर स्कोप को डिफाइन करते हैं, फिर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद स्कोप को वैलिडेट करते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं स्कोप को, ठीक। प्लान में हमने क्या किया, हमने स्कोप मैनेजमेंट प्लान क्रिएट किया कि कैसे स्कोप डिफाइन होगा, कैसे वैलिडेट होगा और कैसे कंट्रोल होगा। उसके बाद हम स्टेक होल्डर्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव होगा, डिलीवरेबल होगा यानी कि डेडलाइंस होंगी और बाउंड्रीज होंगी। इसके बाद हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहां पे हम प्रोजेक्ट की डिलीवरेबल्स को स्मॉलर और मैनेजेबल कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं और उनको डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर वैलिडेट स्कोप की जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, हम एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑब्टेन करते हैं जब हम डिलीवरेबल्स को कंप्लीट कर देते हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। फिर कंट्रोल स्कोप में क्या करते हैं, कंट्रोल स्कोप में हम करते हैं स्कोप की परफॉर्मेंस को मॉनिटर,
कोई जो चेंजेस आए हैं उनको करते हैं मैनेज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल प्रोसेसेस, और कोई भी अगर दिक्कत आ सकती है स्कोप के दौरान तो उसको हम प्रिवेंट करते हैं। ठीक, अगला है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज ए कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है। तो कन्वर्जन प्रोसेस क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पे इनपुट्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट्स में। इनपुट्स क्या क्या? रिसोर्सेज, टाइम, बजट, इनको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं प्रोजेक्ट की डिलीवरेबल्स में। डिलीवरेबल्स मतलब प्रोजेक्ट को लोगों के पास पहुंचाने में, उसकी डिलीवरी करने में। ठीक है, थ्रू ए सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस। तो कन्वर्जन प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें से हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज, टाइम और बजट जो कि हमारे पास इनपुट है उसको हम आउटपुट में बदल देते हैं। आउटपुट मतलब उसकी डिलीवरी कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्लान्ड एक्टिविटी और प्रोसेसेस। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कन्वर्जन प्रोसेस के? तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं कन्वर्जन प्रोसेस के। पहले हैं इनपुट्स, दूसरे हैं प्रोसेस और तीसरे आउटपुट। हमारे पास इनपुट आया, हमने शूज ऑर्डर किए, तो जिसके पास ऑर्डर करे दुकानदार के पास, उसने क्या करा, उसके पास ये इनपुट आया है कि भाई उसको शू ऑर्डर करने हैं, 2 दिन के अंदर करने हैं और उसके लिए 300 रुपए उसको चार्ज करेगा हमसे। तो उसको इनपुट आ गया रिसोर्स का, इंफॉर्मेशन का, फंडिंग का और टाइम नीडेड फॉर प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन का। उसके बाद उसने प्रोसेस किया अपने दिमाग में कि कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो फिर उसने क्या किया, इनिशिएशन किया, प्रोसेस के दौरान प्लानिंग करी, एग्जीक्यूशन किया, मॉनिटर किया, कंट्रोल किया और क्लोज कर दिया। क्लोज में मतलब हमारे पास डिलीवर हो गया, आउटपुट आ गया। फिर आउटपुट में हमारे पास डिलीवरी हो चुकी है, फिर हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की, हमको सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि स्टेक होल्डर की तरह समझिए, हमको सेटिस्फेक्शन मिला और हमने अपने दोस्त को बता दिया कि हाँ से भाई सही सामान मिलता, लेकर आना। तो कंपोनेंट्स क्या है कन्वर्जन प्रोसेस के? पहला है इनपुट, जिसमें हम रिसोर्सेज लेते हैं, इंफॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास, फंडिंग आ जाती है और टाइम कितना चाहिए हमको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में वो हमको पता होता है। प्रोसेस में हम इस इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए इनिशिएशन करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को समझना और मैनेज करना इंश्योर करता है एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू वैल्यूएबल प्रोजेक्ट आउटपुट्स। ठीक है, बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो पहला है स्कोप। स्कोप क्या होता है? वो प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज को डिफाइन करता है, चेंजेस को डिफाइन करता है जिनसे कि स्कोप में क्रीप आ सकता है, यानी दिक्कत खराबी आ सकती है। दूसरा कंस्ट्रेंट है टाइम मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टाइम, यानी कि कितने टाइम में प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है और कितने टाइम में उसको खत्म करके कस्टमर के पास डिलीवर कर देना है, क्योंकि डिलेज जो हैं वो डिलीवरी को अफेक्ट कर देती हैं। तीसरा कंस्ट्रेंट है कॉस्ट। एलोकेटेड बजट के अंदर हमारा बनना चाहिए प्रोजेक्ट, क्योंकि ओवररन्स अगर हो जाते हैं तो उससे जो कस्टमर को भी दिक्कत आती है और हमको भी दिक्कत आती है। तीसरा कंस्ट्रेंट है क्वालिटी, क्योंकि हमको अगर प्रोजेक्ट बना के देना है तो एक हाई सुपीरियर क्वालिटी का देना होगा, क्योंकि अगर हायर क्वालिटी है तो रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए। इसीलिए हमको इस तरीके से बनाना है कि कम से कम पैसे में बंदे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए वहां पे। अगला है रिसोर्सेज, ह्यूमन, मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल, ये रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, जिससे कि प्रोग्रेस इंपैक्ट हो सकती है। सिक्स्थ हमारे पास कंस्ट्रेंट है रिस्क। ठीक है, अनमैनेज्ड रिस्क जो होते हैं उनकी वजह से फेलियर हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान। अगला है स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, कि अगर हमारा कस्टमर ही खुश नहीं है, स्टेक होल्डर से ही खुश नहीं है, तो उससे डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और हमको प्रोजेक्ट की दोबारा से इनिशिएशन करनी पड़ सकती है। हम बात करते हैं मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं जिनसे हम कॉन्स्टेंट्स को मैनेज करते हैं। सबसे पहला है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली प्लान बनाते हैं जो कि अलाइंड होता है प्रोजेक्ट के एलिमेंट से। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का, जिसमें हम प्रोजेक्ट को मैनेजेबल टास्क में डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तीसरा है हम शेड्यूल मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि गैंट चार्ट और सीपीएम जैसी चीजों की वजह से या टूल्स की वजह से हम टाइमलाइंस को ट्रैक करते रहते हैं। अगला है बजट मैनेजमेंट करना, यानी कि हम कॉस्ट की एस्टिमेशन करते हैं और फाइनेंशियल कंट्रोल प्रैक्टिसेस भी अपनाते हैं। फिफ्थ है क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल, यानी कि हम इसमें डिफाइन करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। सिक्स्थ है रिसोर्स एलोकेशन और उसका मैनेजमेंट, यानी कि ये टूल्स का यूज करते हैं जिनकी वजह से हम रिसोर्स के यूसेज को ऑप्टिमाइज कर पाएं।
तो ये मैकेनिज्म होता है जिससे कि हम मैनेज कर पाते हैं कंस्ट्रेंट्स को। पहला है हम इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, जिससे हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मिल जाता है जो कि अलाइंड होता है हमारे प्रोजेक्ट के एलिमेंट से। दूसरे में हम क्या करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हैं, जिसमें हम बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिकम्पोज कर देते हैं और उनको मैनेज करते हैं। तीसरे में हम करते हैं शेड्यूल मैनेजमेंट, यानी कि हम गैंट चार्ट और सीपीएम टूल्स की मदद से टाइमलाइंस को ट्रैक करते रहते हैं। बजट मैनेजमेंट से हम कॉस्ट को ट्रैक करते हैं और कॉस्ट की एस्टिमेशन करते रहते हैं और फाइनेंशियल कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल से हम डिफाइन करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को। रिसोर्स एलोकेशन और मैनेजमेंट से हम ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हेल्पफुल हैं रिसोर्स यूसेज के ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फिर है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट, जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, उसको एक्सेस करते हैं और उस रिस्क को हटा देते हैं। अगला है चेंज कंट्रोल प्रोसेस, जिससे हम एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिससे कि हम स्कोप के चेंजेस को मैनेज करते हैं। नाइन्थ है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, यानी कि हम स्टेक होल्डर्स को एफिशिएंटली प्रोजेक्ट में एंगेज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि प्रोजेक्ट के जो फाइनल हो उसमें दिक्कत ना आए। मान के चलो हम कोई प्रोजेक्ट बनाने, वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम साथ के साथ अपने कस्टमर से बात करते रहते हैं कि क्या उसको अब इस पार्टिकुलर स्टेज पे चेंज तो नहीं चाहिए, अब तो चेंज नहीं चाहिए, ताकि जब हम फाइनल डिलीवरी करने वाले हैं तो तब उसको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। 10th है कम्युनिकेशन प्लान, यानी कि हम एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन कस्टमर एंड द टीम। बात करते हैं रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल क्या होता है प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, एक लीडर होता है। वो प्रोजेक्ट टीम को गाइड करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो प्रोजेक्ट गोल को अचीव कर पाए। पहला रोल है कि वो लीडर होता है, यानी कि वो गाइड करेगा अपनी टीम को, एक डायरेक्शन देगा जिससे कि वो प्रोजेक्ट की गोल्स को अचीव कर पाए। प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानर की तरह काम करता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के प्लान्स को डेवलप करता है, इंक्लूडिंग स्कोप, इंक्लूडिंग शेड्यूल एंड रिसोर्स एलोकेशन। वो ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करता है टीम मेंबर्स को, कोऑर्डिनेट करता है टास्क को और रिसोर्सेज को, जिससे कि स्मूथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो पाए। वो कम्युनिकेटर होता है, क्योंकि वो क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है बिटवीन स्टेक होल्डर्स, टीम मेंबर्स एंड मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर ही प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है और रिजॉल्व करता है इश्यूज को और ऑब्स्टेकल्स को जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के दौरान अराइज हो सकती हैं या आ सकती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है प्रोजेक्ट के अंदर, वो एक रिस्क मैनेजर होता है, क्योंकि वो पोटेंशियल रिस्क को प्रिवेंट करता है और स्ट्रेटेजीज डेवलप करता है, जिससे कि कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी रिस्क ना आए। वही डिसीजन मेकर होता है, क्योंकि वो टाइमली और इन्फॉर्म डिसीजन लेता है, जिससे कि प्रोजेक्ट जो है वो ट्रैक पे रहे। तो ये रोल्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कि वो लीड करेगा, उसको प्लान करेगा कैसे करना है, ऑर्गेनाइज करेगा, कम्युनिकेशन बनाएगा स्टेक होल्डर्स, टीम मेंबर्स और मैनेजमेंट के बीच में, प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करेगा, रिस्क मैनेजर होगा और डिसीजन मेकर होगा। प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, लीड करेगा, टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगा, मॉनिटर करेगा, कम्युनिकेशन डेवलप करेगा, रिस्क को मैनेज करेगा। क्वालिटी कंट्रोलर भी वही होता है, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट की जो डिलीवरेबल्स हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें, जिससे कि स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस अच्छी हों या स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस पे हम खरा उतर पाएं। वही मोटिवेटर होता है, यानी कि वो इंस्पायर करता है और टीम मेंबर्स को मोटिवेट करता है ऐसे टाइम पे जब उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो जा रही हो, जिससे कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएं और कोई चैलेंजेस अगर आ गए उनके सामने उसको ओवरकम कर पाएं। ये स्टेक होल्डर मैनेजर की तरह काम करता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप मैनेज करता है विद स्टेक होल्डर्स और उनको एड्रेस करता है विद द कंसर्न्स एंड नीड्स रिगार्डिंग दैट प्रोजेक्ट। बात करते हैं की स्किल्स कौन कौन सी चाहिए होती हैं हमको गुड प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए। तो पहली है इफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग नीड्स को समझाया जा सके, क्यों देरी हो सकती है वो भी बताया जा सके। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अच्छी होती है। लीडरशिप होनी चाहिए कि अपनी टीम को अच्छी तरीके से लीड कर पाए। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि कोलैबोरेटिवली काम करा पाए अपने टीम मेंबर्स से। प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, उसको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, हार्ड सिचुएशन में भी एडेप्टेबल होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, नेगोशिएशन करना आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना आना चाहिए और क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। ये की स्किल्स होती हैं गुड प्रोजेक्ट मैनेजर की। बात करते हैं ट्रेड्स क्या होते हैं एक गुड प्रोजेक्ट मैनेजर के। तो लीडरशिप
उसके अंदर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए उसके पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज रखता हो अपने पास, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो उसका, अडेप्टेबल हो, रिजाइलेंस हो, उसको डिटेल में अटेंशन चाहिए, फोकस्ड हो, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखता हो, टीम बिल्डिंग स्किल्स हो उसके पास, अकाउंटेबल हो, उसकी इंटीग्रिटी हो, उसके अंदर इंटीग्रिटी हो, फ्लेक्सिबल हो, कॉन्फिडेंस हो और इमोशनल इंटेलिजेंस हो। ये ट्रेट्स होते हैं गुड प्रोजेक्ट मैनेजर के। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्रूशियल होती है इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वो प्रोवाइड करती है एक स्ट्रक्चर अप्रोच, क्लियर माइलस्टोन्स और रिस्क मैनेजमेंट को वो फैसिलिटेट करती है। इसी के साथ साथ रिसोर्स प्लानिंग करने में हेल्पफुल होती है, स्टेक होल्डर्स के एंगेजमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हेल्पफुल होती है और प्रोजेक्ट के कंट्रोल के लिए हेल्पफुल होती है। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो क्रूशियल होती है जिससे कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इफेक्टिवली कर पाए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है, माइलस्टोन्स क्लियर हो जाते हैं हमारे लिए, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है हमारा, रिसोर्स प्लानिंग अच्छी तरीके से कर पाते हैं, स्टेक होल्डर्स को इजीली एंगेज कर पाते हैं प्रोजेक्ट के साथ, क्वालिटी एश्योरेंस दे पाते हैं और प्रोजेक्ट को इजीली कंट्रोल कर पाते हैं। तो फॉलोइंग आर द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस एंड एंश्योर डिलीवरी ऑफ वैल्यू टू स्टेक होल्डर्स एंड बेटर रिजल्ट्स। यानी कि अगर हम लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं तो उससे प्रोजेक्ट की सक्सेस बढ़ जाती है, जिससे कि हम स्टेक होल्डर्स को टाइमली डिलीवर कर सकते हैं उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को और बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल एक इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है जिसको हम कंडक्ट करते हैं बिफोर द प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड। प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है? ये एक इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है जिसको हम कंडक्ट करते हैं या कंपनीज कंडक्ट करती हैं जब वो प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले होते हैं, उससे पहले ही। इसके अंदर हम फीजिबिलिटी को एक्सेस करते हैं, इसके अंदर हम कॉस्ट कितनी लगने वाली है उसको समझते हैं, क्या इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट होने वाला है, क्या रिस्क आ सकते हैं प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान, और उनको कैसे हम एक स्ट्रेटेजी बना के अलाइन करेंगे प्रोजेक्ट के साथ। ये प्रोजेक्ट अप्रेजल के दौरान इन्वॉल्व होता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल का गोल होता है कि ये डिटरमाइन कर पाए प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को, फाइनेंशियल फेजिबिलिटी को और उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स को। की कंपोनेंट्स जो इसके अंदर होते हैं वो होते हैं फेजिबिलिटी स्टडीज, कॉस्ट बेनिफिट की एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और इम्पैक्ट एनालिसिस। प्रोजेक्ट अप्रेजल हेल्प करता है डिसीजन मेकर्स को कि वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले पाए अबाउट प्रोजेक्ट के अप्रूवल और रिजेक्शन के दौरान। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है? ये एक इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है जो कि हम प्रोजेक्ट इनिशिएशन से पहले लेते हैं। इसके अंदर हम एड्रेस करते हैं फिजिबिलिटी को, कॉस्ट को, बेनिफिट को, रिस्क को और एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करते हैं प्रोजेक्ट के साथ। प्रोजेक्ट अप्रेजल का गोल होता है कि डिटरमाइन करेगा प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को, फाइनेंशियल फेजिबिलिटी को और पोटेंशियल बेनिफिट्स को। प्रोजेक्ट अप्रेजल के की कंपोनेंट्स होते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट और इम्पैक्ट एनालिसिस। प्रोजेक्ट अप्रेजल यानी कि इवैल्यूएशन प्रोसेस हेल्प करता है डिसीजन मेकर्स को कि वो चॉइस ले पाए कि इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन कि क्यों प्रोजेक्ट अप्रेजल किया जाता है, यानी कि व्हाई प्रोजेक्ट अप्रेजल इज डन। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल इज डन फॉर द वायबिलिटी इवैल्यूएशन, यानी कि ये डिटरमाइन करने के लिए क्या प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली, टेक्निकली और सोशली फेजिबल है या नहीं है। दूसरा रिस्क असेसमेंट के लिए कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं पोटेंशियल रिस्क के जो उस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के दौरान आ सकते हैं, और उसको दूर करने के लिए हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। तो वायबिलिटी इवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली, टेक्निकली और सोशली फेजिबल है। रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट में हम आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल रिस्क को जो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आ सकते हैं और उनको कैसे मिटिगेट करा जा सकता है, उसके लिए हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। अगला है रिसोर्स एलोकेशन, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना हमको रिसोर्स चाहिएगा, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स या मटेरियल रिसोर्स चाहिएगा, और उस कितने कम से कम में हम उस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, उसका हम एलोकेशन करते हैं। अगला है डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट के डिसीजन मेकर्स को कि वो प्रोजेक्ट की कंटिन्यूएशन करेंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे या उसको अबैंडन कर देंगे। अगला है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये इस्टेब्लिश करता है बेंचमार्क्स को
और इंडिकेटर्स को फॉर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड सक्सेस। ये अलाइनमेंट करता है ऑब्जेक्टिव्स के साथ, यानी कि ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और प्रायोरिटीज के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं है। ये लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को भी इंश्योर करता है। ये स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटेट करता है जिससे कि प्रोजेक्ट में बेनिफिट आ सके, रिस्क को मिटिगेट किया जा सके और अच्छा इंपैक्ट पड़ सके। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या करता है, रिसोर्स को वाइजली यूज करने में हेल्प करता है, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्लान के साथ फिट करने में हेल्प करता है, पीपल को अपने ऊपर ट्रस्ट कराने में हेल्प करता है और प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है। ये आप डायग्राम बना के आ सकते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि टेक्निकल अप्रेजल क्या होता है। तो टेक्निकल अप्रेजल एक इन डेप्थ स्टडी होती है जो हम कंडक्ट करते हैं जब हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करेगा या नहीं। तो टेक्निकल अप्रेजल क्या है? टेक्निकल अप्रेजल एक इन डेप्थ स्टडी होती है जो कंडक्ट की जाती है ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि प्रोजेक्ट जो है वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाया है या नहीं। इसके अंदर हम काफी सारी इवैल्यूएशन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि इसके अंदर हम इवैल्यूएट करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जिससे कि हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि क्या प्रोजेक्ट फिजिबल है और कितना वायबल है। तो ये कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं टेक्निकल अप्रेजल के दौरान। पहला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन सा सिलेक्ट किया गया है और उसके क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं, और जस्टिफाई करते हैं कि जो चूजन प्रोसेस है वो कितना सही है या कितना गलत है। ठीक है। दूसरा होता है टेक्निकल अरेंजमेंट, यानी कि हम असेसमेंट करते हैं प्री रिक्विजिट्स का फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कमीशनिंग। हम कंसीडर करते हैं फैक्टर जैसे कि लोकेशन, साइज और बाकी सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को, इसके हिसाब से हम अरेंज करते हैं। फिर हम करते हैं मटेरियल के इनपुट और यूटिलिटीज को चेक, यानी कि हम डिफिनेशन करते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल की और यूटिलिटीज की जो इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होंगी, प्रॉपर्टीज जो स्पेसिफाइड होंगी उस पार्टिकुलर मटेरियल की, और फिर एस्टैब्लिश करते हैं एक सप्लाई प्रोग्राम की। ठीक। तो टेक्निकल अप्रेजल क्या है? ये एक इन डेप्थ स्टडी है जो हम कंडक्ट करते हैं कि कैसे एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करेगा या मीट कर सकता है। इसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं काफी सारी इवैल्यूएशंस को, जैसे कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं फिजिबिलिटी और वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक। तो की एस्पेक्ट्स जो कंसीडर किए जाते हैं टेक्निकल अप्रेजल के दौरान, पहला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, जिसमें हम एग्जामिन करते हैं सिलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को और अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हो सकते हैं उसके। उसके बाद आता है प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं मिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस, एंश्योरिंग अलाइनमेंट विद ओवरऑल प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि हम इवैल्यूएट करते हैं प्रोजेक्ट के मिक्स को और सर्विसेज को जो वो प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कैपेसिटी प्लानिंग इसी टेक्निकल अप्रेजल के दौरान करते हैं हम। ठीक है, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्शन की कैपेसिटी को डिटरमाइन करके, ठीक है, जिससे कि हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए। प्लांट कैपेसिटी में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्शन की कैपेसिटी को, जिससे कि हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए, उसकी एडिक्वेसी को एसेस कर पाए बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट एंड मार्केट एनालिसिस। लोकेशन और साइट को भी हम टेक्निकल अप्रेजल के दौरान ही इवेलुएट करते हैं, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कि प्रोजेक्ट की जो चोजन लोकेशन है वो कितनी सूटेबल है, कितनी नहीं है, और मशीनरी और इक्विपमेंट उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन सी यूज की गई है और वो कितनी सही है, ये भी हम टेक्निकल अप्रेजल के दौरान ही इवेलुएट करते हैं। आई होप गाइस इतना आपको समझ में आ गया होगा। नोट चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन करिए, वरना फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है यार। अगला है कि कौन 10 स्टेप्स या 10 स्टेप्स प्रोसीजर इन्वॉल्व इन क्रिटिकल स्टडी ऑफ टेक्निकल अप्रेजल। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि राइट 10 स्टेप्स प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन क्रिटिकल स्टडी ऑफ टेक्निकल अप्रेजल। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्टेप डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हम क्लियरली डिफाइन करेंगे कि स्टेट प्रोजेक्ट का गोल क्या है। ठीक है, जब हम क्रिटिकल स्टडी करने वाले होते हैं टेक्निकल अप्रेजल की, तो हमारे पास कौन से 10 प्रोसीजर या 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बात करनी है। पहले स्टेप में हम ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि हम क्लियरली स्टेट करते हैं प्रोजेक्ट के गोल्स को। दूसरे में हम रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या टेक्निकल नीड्स चाहिए होंगी उस पार्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए, उनको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तीसरे में हम इवेल्युएट करते हैं प्रोसेस को, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑप्शंस को एक्सेस करते हैं।
फोर्थ स्टेप में हम करते हैं एनालाइजिंग ऑफ अरेंजमेंट्स, यानी कि हम लोकेशन को रिव्यू करते हैं और साइज को रिव्यू करते हैं। फिर हम इनपुट्स को एक्सेस करते हैं, यानी कि मटेरियल्स जो उस प्रोजेक्ट के दौरान लगने वाले हैं और क्या क्या यूटिलिटीज लगने वाली हैं उनको डिफाइन करते हैं। फिर हम करते हैं प्रोडक्ट मिक्स को रिव्यू, यानी कि ऑफरिंग्स को एवेल्यूएट करते हैं। सेवंथ स्टेप में हम कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन नीड्स को कैलकुलेट करते हैं। एट्थ स्टेप में हम साइट को एवेल्यूएट करते हैं, यानी कि लोकेशन की सुटेबिलिटी को एक्सेस करते हैं। नाइन्थ स्टेप में हम करते हैं इक्विपमेंट्स को सेलेक्ट, यानी कि मशीनरीज को सेलेक्ट करते हैं। और 10th में हम कंप्लायंस इंश्योर करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को वेरीफाई कर देते हैं। ये 10 स्टेप्स या 10 प्रोसीजर होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं क्रिटिकल स्टडी ऑफ टेक्निकल अप्रेजल में। पहला है ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, दूसरा है रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, तीसरा है उन दोनों चीजों को एवेल्यूएट करना, यानी कि प्रोसेसेस को एवेल्यूएट करना, चौथा है अरेंजमेंट्स को एनालाइज करना, पांचवा है इनपुट्स को एक्सेस करना, छठा है प्रोडक्ट मिक्स को रिव्यू करना, सातवां है कैपेसिटी को डिटरमाइन करना, आठवां है साइट को एवेल्यूएट करना, 9th है इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट करना और 10th है कंप्लायंस को इंश्योर करना। अगला क्वेश्चन है कि एनवायरमेंट अप्रेजल क्या होता है। एनवायरमेंट अप्रेजल एक प्रोसेस होता है फॉर इवेल्युएटिंग वेरियस फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट दैट कैन इम्पैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, स्ट्रेटेजीज एंड डिसीजन मेकिंग। तो एनवायरमेंट अप्रेजल एक प्रोसेस होता है जिसमें हम काफी सारे फैक्टर्स को एवेल्युएट करते हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर होते हैं, जिनकी वजह से शायद ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज में और ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में दिक्कत या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये अप्रेजल जो होता है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो काफी सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं एनवायरमेंटल अप्रेजल में, तो उन स्टेजेस को हम धीरे धीरे एक एक करके बात करते हैं। पहली स्टेज होती है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिनसे कि ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स, जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स को जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है डेटा कलेक्शन और डेटा का एनालिसिस, यानी कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं इन फैक्टर्स के रिगार्डिंग और उनकी इंप्लीकेशंस को एनालाइज करते हैं। तीसरा करते हैं हम ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि हम एक्सेस करते हैं डायरेक्शन और सिग्निफिकेंस हर एक फैक्टर जो कि इंपैक्ट कर सकता है उसकी। ठीक है, तो एनवायरमेंट अप्रेजल क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं काफी सारे फैक्टर्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, जिनकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन है, स्ट्रेटेजीज है और डिसीजन मेकिंग है उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास काफी सारी स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरे स्टेप में हम करते हैं डेटा का कलेक्शन और उसका एनालिसिस, यानी कि इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं इन फैक्टर्स के रिगार्डिंग और उनकी इंप्लीकेशंस को एनालाइज करते हैं। थर्ड स्टेज में हम करते हैं ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि डायरेक्शन को एक्सेस करते हैं और हर एक फैक्टर की सिग्निफिकेंस को एक्सेस करते हैं। चौथे स्टेप में हम करते हैं असेसमेंट, यानी कि इंपैक्ट के असेसमेंट को, यानी कि डिटरमाइन करते हैं कि हाउ ईच फैक्टर अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम डिटरमाइन कर देते हैं कैसे या कितना कोई भी फैक्टर अफेक्ट करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को या ऑब्जेक्टिव को। फिर उसको हम फिफ्थ स्टेज में करते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, यानी कि हम स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं जिससे कि हम अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर पाएं और थ्रेट्स को मिटिगेट कर पाएं। सिक्स्थ स्टेज में हम करते हैं मॉनिटरिंग और रिव्यू, यानी कि कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करते रहते हैं अकॉर्डिंगली। अगला है इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट अप्रेजल का। तो एनवायरनमेंट अप्रेजल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क को आइडेंटिफाई करना और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में, स्ट्रेटजीज को इफेक्टिवली प्लान करने में हेल्प करता है, अडेप्टेबल रहने में हेल्प करता है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। वो हेल्प करता है कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमली एलोकेट किया जा सके, एक कॉम्पिटिटिव एज देने में हेल्प करता है एनवायरनमेंट अप्रेजल। वो इंश्योर करता है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को और लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव करने में और सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने में हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंस है एनवायरमेंटल अप्रेजल की। दोस्तों आपको लग रहा होगा यार बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको पता है कि एग्जाम आ रहे हैं आपके और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे भी यार आप लोग मुझे पता 1.5x में देखते हो। तो ये इंपॉर्टेंस होती है एनवायरमेंट अप्रेजल की। अगला है कि मार्केट अप्रेजल क्या होता है। तो मार्केट अप्रेजल इज द असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज वैल्यू बेस्ड ऑन करंट मार्केट
कंडीशंस। तो मार्केट अप्रेजल क्या होता है? ये असेसमेंट होता है किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू का बेस्ड ऑन करंट मार्केट कंडीशंस की करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, उसका असेसमेंट को हम बोलते हैं मार्केट अप्रेजल। ये प्रोफेशनल्स के द्वारा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेथड्स लाइक कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कि कंपेयर करके हम एनालाइज करते हैं, इनकम अप्रोच की मदद से और कॉस्ट अप्रोच की मदद से। ये हेल्प करता है सेलर्स को प्राइस सेट करने के लिए, बायर्स को इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए और लेंडर्स को कोलेटरल इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक, तो मार्केट अप्रेजल क्या क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है कि सेलर कितना प्राइस सेट करेंगे किसी प्रॉपर्टी के लिए, बायर कितना इन्फॉर्म्ड रहेगा इस डिसीजन से और कितनी इन्फॉर्मली डिसीजन ले पाएगा प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, और लेंडर्स कितना कोलेटरल इवैल्यूएट कर पाएंगे उसके लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मार्केट रिसर्च की, इसके बारे में बात करें तो पहली ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, यानी कि हमको ये समझना है कि कस्टमर चाहता क्या है, ठीक है, एंड हाउ शुड दे बिहेव। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट रिसर्च में पहली ऑब्जेक्टिव क्या आती है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कस्टमर की नीड्स को, यानी कि आइडेंटिफाई व्हाट कस्टमर वांट एंड हाउ दे बिहेव। दूसरा है मार्केट की वायबिलिटी को एक्सेस करना, यानी कि हम डिमांड को एवेल्यूएट करेंगे और पोटेंशियल्स को एवेल्यूएट करेंगे किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग। तीसरा है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यानी कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ को और उनकी वीकनेसेस को और उनकी स्ट्रेटजीज को। फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, यानी कि रिफाइन करेंगे एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स को और डेवलप करेंगे नई ऑफरिंग। फिफ्थ है मार्केट सेगमेंटेशन करना, यानी कि हम डिवाइड करेंगे कस्टमर्स को इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्केट रिसर्च का छठा ऑब्जेक्टिव होता है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को मेंटेन करना, डिटरमाइन करना, डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। ये ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट रिसर्च का। मार्केटिंग इफेक्टिवनेस अगला ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट रिसर्च का, जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं किसी भी मार्केट के एफर्ट्स के इम्पैक्ट को। एट्थ, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना और थ्रेट्स को मिटाना भी मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। रिस्क रिडक्शन में मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है जिससे कि हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं ताकि बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज कर पाएं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट रिसर्च का, जिससे कि हम फ्यूचर ट्रेंड्स को फोरकास्ट कर पाएंगे और उनके हिसाब से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर की नीड को समझना, मार्केट वायबिलिटी को एक्सेस करना, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, मार्केट को सेगमेंटेशन करना, स्ट्रेटजीज यानी कि प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करना, मार्केटिंग इफेक्टिवनेस करना, रिडक्शन करना रिस्क का, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। अगला है स्कोप क्या है मार्केट रिसर्च का। तो मार्केट रिसर्च का स्कोप होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि कस्टमर की नीड के हिसाब से हमको डेवलप करना है प्रोडक्ट। मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि हम आइडेंटिफाई करेंगे डिस्टिंक्ट कस्टमर ग्रुप्स को बेस्ड ऑन देयर डेमोग्राफीज और बिहेवियर। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है कि हम कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देंगे कि ये कस्टमर फाइनेंस का है, ये कस्टमर मार्केटिंग का है, ये कस्टमर हमसे रियल एस्टेट में पैसा लगवाना चाहता है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना, ये स्कोप होता है मार्केट रिसर्च का, जिससे कि हम कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज और स्ट्रेंथ को एवेल्यूएट कर पाएंगे। मार्केट ट्रेंड्स को समझ पाना, ये स्कोप होता है मार्केट रिसर्च का। कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, ये भी स्कोप होता है मार्केट रिसर्च का, जिससे कि हम स्टडी करते हैं फैक्टर्स को जिनकी वजह से परचेजिंग डिसीजंस किसी भी कस्टमर के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को मेंटेन करना, डिटरमाइन करना, ये भी स्कोप होता है मार्केट रिसर्च का। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को मैनेज कर पाना, एडवर्टाइजिंग को इफेक्टिवली कंप्लीट करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। मार्केट में एंट्री करना, यानी कि रिसर्च करना नई मार्केट्स को फॉर पोटेंशियल एंट्री, ये स्कोप होता है मार्केट रिसर्च का। रिस्क असेसमेंट, यानी कि आइडेंटिफाई करना रिस्क को और उनको मिटिगेट करना, ये भी स्कोप होता है मार्केट रिसर्च का। तो स्कोप ऑफ मार्केट रिसर्च भी आप समझ गए। तो मार्केट रिसर्च का स्कोप क्या होता है, प्रोडक्ट को डेवलप करना, मार्केट की सेगमेंटेशन करना, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना, मार्केट ट्रेंड्स को मेंटेन करना, कंज्यूमर बिहेवियर को समझ के किसी भी चीज को बेचना, प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को मेंटेन करना, इफेक्टिवली एडवर्टाइजमेंट करना किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, मार्केट में सही से एंट्री करना, नई नई मार्केट्स में जाना और रिस्क को असेस करना। अगला है मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग क्या क्या है। तो उसका हमने डायग्राम बना रखा है कि दो टाइप्स के मेथड्स होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के, एक होते हैं क्वालिटेटिव और सर्वे मेथड्स, एक होते हैं क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में हमारे पास चार ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर सर्वे, दूसरा होता है ओपिनियन मॉडल। यानी कि सर्वे मेथड्स में चार मेथड्स होते हैं, कंज्यूमर सर्वे मेथड, ओपिनियन मॉडल मेथड, डेल्फी मॉडल मेथड और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक।
जबकि क्वांटिटेटिव यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स के हमारे पास 4 होते हैं। इसमें ट्रेंड प्रोजेक्शन होता है, बैरोमेट्रिक मेथड होता है, इकोनॉमेट्रिक मेथड होता है और बाकी सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं। तो एक एक करके हम डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव मेथड्स को, जिसमें हमारे पास 4 चीजें होती हैं: मार्केट रिसर्च और एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी मेथड, फोकस ग्रुप, सेल फोर्स कंपोजिट और कंज्यूमर सर्वेज। मार्केट रिसर्च और एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर हम क्या करते हैं? मार्केट रिसर्च और एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं या गैदर करते हैं इनसाइट्स फ्रॉम मार्केट रिसर्चेस। कस्टमर की सर्विस के हिसाब से हम इनसाइट्स लेते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से हम डिसीजन लेते हैं, ताकि हम ये समझ पाए कि कंज्यूमर चाहता क्या है, कंज्यूमर कौन से ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है और मार्केट में क्या डायनामिक्स है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? जजमेंट, सब्जेक्टिव जजमेंट ले सकते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर पाते हैं। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में क्या है भाई? तो क्वालिटेटिव मेथड्स में क्या है? मार्केट रिसर्च एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, जिसमें इन्वॉल्व होता है गैदरिंग इनसाइट्स फ्रॉम मार्केट रिसर्च, कस्टमर सर्वेस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ट्रेंड्स एंड मार्केट डायनामिक्स। बात करते हैं डेल्फी मॉडल की। तो इस टेक्निक में एक पैनल होता है एक्सपर्ट्स का, जो एनोनिमसली कंसल्ट करता है इन मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्वेश्चनरीज और इंटरव्यूज। तो जो रेस्पॉन्स होते हैं उनको एग्रीड किया जाता है, रिफाइन किया जाता है और एक कॉन्सेंसस फोरकास्ट को रीच किया जाता है। फोकस ग्रुप क्या होते हैं? फोकस ग्रुप जो है वो ब्रिंग करते हैं, फोकस ग्रुप्स ब्रिंग टुगेदर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर्स टू डिस्कस देयर ओपिनियंस, प्रेफरेंसेस एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ए प्रोडक्ट और सर्विस। These discussions provide qualitative insights into potential demand drivers. फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं? इसमें एक छोटा सा ग्रुप होता है रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर्स का, जिनमें कंज्यूमर्स क्या करते हैं? अपने ओपिनियंस को डिस्कस करते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस को डिस्कस करते हैं, अपने एटीट्यूड्स को डिस्कस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और उनके डिस्कशंस के बेसिस पे जो रिजल्ट निकलता है उसके बेसिस पे हम क्वालिटेटिव इंसाइट्स लेते हैं और पोटेंशियल डिमांड ड्राइवर्स को दे देते हैं। अगला है सेल्स फोर्स कंपोजिट। सेल्स फोर्स कंपोजिट में क्या होता है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या फील्ड स्टाफ जो होता है वो इनपुट देता है कंपनी को बेस्ड ऑन देयर नॉलेज ऑफ कस्टमर नीड्स, कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज और मार्केट कंडीशंस। अगला है कंज्यूमर सर्वेज। तो ये सर्वेज कंडक्टेड होते हैं अमंग टारगेट कंज्यूमर्स। कंज्यूमर सर्वेज क्या होते हैं? ये वो सर्वेज होते हैं जो कि टारगेट कस्टमर्स के साथ किए जाते हैं, ताकि उनसे इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके अबाउट देयर परचेसिंग बिहेवियर, उनके प्रेफरेंसेस क्या चाहिए उनको प्रोडक्ट में, और फ्यूचर बाइंग इंटेंशंस है या नहीं। और इन सबको एनालाइज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स को और डिमांड पैटर्न्स को। तो ये होते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स, जिनसे हम किसी भी कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। अगला होता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में भी हमारे पास 6 मेथड्स होते हैं। एक होती है टाइम सीरीज एनालिसिस, दूसरी होती है रिग्रेशन एनालिसिस, तीसरी होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, चौथी होती है इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, पांचवी होते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस और छठा है सिमुलेशन मॉडल्स। टाइम सीरीज एनालिसिस में हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल सेल्स डाटा को एनालाइज करते हैं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और सीजनल वेरिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मेथड्स लाइक मूविंग एवरेजेस और अरीमा मॉडल। रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं? हम क्वांटिफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि प्राइस और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में हम यूज करते हैं एडवांस एल्गोरिदम्स का, जिससे कि हम एनालाइज करते हैं लार्ज डेटा सेट को और आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को डिमांड बिहेवियर में। इकोनोमेट्रिक मॉडल क्या करता है? इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज को स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के साथ, जिससे कि हम फोरकास्ट कर पाए डिमांड बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक इनकम लेवल्स एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में क्या करते हैं? हम एग्जामिन करते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फोरकास्ट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में क्या कर रहे हैं? हम इंटर रिलेशनशिप को एग्जामिन कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में और फोरकास्ट करते हैं डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। सिमुलेशन मॉडल्स में हम सिमुलेट करते हैं काफी सारे सिनेरियोज में, जिससे कि हम एसेस कर पाए, यानी कि इंपैक्ट को एक्सेस कर पाए ऑन डिमांड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, जिससे हम इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पोटेंशियल आउटकम्स के लिए। तो ये होते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड, जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस करना, यानी कि हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना और सीजन वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करना।
रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि प्राइसिंग हो गया या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हो गया। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में हम यूज करते हैं एडवांस्ड एल्गोरिथम्स का, जिससे कि हम एनालाइज कर पाते हैं लार्ज डेटा सेट्स को और आइडेंटिफाई कर पाते हैं कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को डिमांड बिहेवियर में। तो अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये यार प्रोजेक्ट, ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना आप, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपको एक बार ये पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम जाने से पहले ना आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और आप एक बार इनको रीड करना अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि मैनेजरियल अप्रेजल क्या होता है। तो मैनेजरियल अप्रेजल को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल या इवैल्यूएशन। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, ताकि हम किसी भी जो मैनेजर है या सुपरवाइजर है उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेस कर पाए, उसकी इफेक्टिवनेस को एक्सेस कर पाए और उसकी कंट्रीब्यूशन को एक्सेस कर पाए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल अप्रेजल इज ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल और इवैल्यूएशन, जो कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जो कि किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने मैनेजर की परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस और कंट्रीब्यूशन को इवैल्यूएट करने के लिए। मैनेजरियल अप्रेजल का गोल होता है कि वो फीडबैक प्रोवाइड करें, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जो कि स्ट्रेंथ वाली एरियाज हैं और इंप्रूवमेंट वाली एरियाज कहाँ कहाँ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर पाना। So the goal of manager appraisal is to provide feedback, identify areas of strengths and improvement and support professional development। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि मैनेजर अप्रेजल क्या है। ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर की कितनी परफॉर्मेंस सही रही है, कितना इफेक्टिव रहा है और कितना वो कंट्रीब्यूट कर पाया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। इस मैनेजर अप्रेजल का गोल होता है कि हम फीडबैक प्रोवाइड करें, स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें और इंप्रूवमेंट्स के एरियाज को आइडेंटिफाई करें, जिससे कि हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर पाएं। क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए जो कि जरूरी होती हैं मैनेजर अप्रेजल के लिए। पहली है लीडरशिप, यानी कि जो मैनेजर है उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंस्पायर कर पाए और गाइड कर पाए अपनी टीम को। उसके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने आइडियाज को इफेक्टिवली कन्वे कर पाए और लोग उसकी बातों को सुने। टीम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये स्किल जरूरी होती है प्रोजेक्ट के दौरान टीम को बिल्ड करने के लिए और उसको लीड करने के लिए। वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर पाए, यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी हो कि वो गोल्स को सेट कर पाए, फीडबैक प्रोवाइड कर पाए और इश्यूज को एड्रेस कर पाए। उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि एप्टीट्यूड होना चाहिए उसके अंदर, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, उनके उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाए और उनको सॉल्व कर पाए क्रिएटिवली। डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए उसकी, जिससे कि वो टाइमली और इन्फॉर्मली डिसीजन ले पाए। अडेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एडजस्ट कर पाए। उसका बिहेवियर एथिकल होना चाहिए, यानी कि एथिक्स उसके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एथिक्स बहुत अच्छे जरूरी होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ना, एथिक्स बहुत जरूरी होते हैं। अगला है रिजल्ट ओरिएंटेशन, यानी कि उसका फोकस होना चाहिए कि वो आउटकम्स को टाइमली अचीव कर पाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हेल्प मिलेगी। अगला है स्कोप क्या होता है मैनेजर अप्रेजर का। स्कोप है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिससे कि हम एक्सेस कर पाते हैं मैनेजर की परफॉर्मेंस की इनसाइट्स को। दूसरा स्कोप है फीडबैक, जिससे कि हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं ऑन द स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। अगला है मैनेजर अप्रेजल का स्कोप है गोल सेटिंग, जिससे कि हम कोलैबोरेट करते हैं स्मार्ट गोल्स के साथ, यानी कि कोलैबोरेट करते हैं हम स्मार्ट गोल्स पे जो कि अलाइंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। मैनेजर अप्रेजल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन कौन सी जगहों पर ट्रेनिंग की जरूरत है, जिससे कि मैनेजर स्किल्स को एनहांस किया जा सकता है। ये सक्सेशन प्लानिंग के लिए हेल्पफुल होता है। मैनेजर अप्रेजल का स्कोप रिवार्ड से भी लिंक्ड होता है, क्योंकि लिंकिंग अप्रेजल आउटकम्स लीड्स टू रिकॉग्निशन एंड इंसेंटिव्स। ये इंटीग्रेशन के लिए हेल्पफुल होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए हेल्पफुल होता है, इंप्रूवमेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उनको एनहांस कर पाते हैं। एंगेजमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, जिससे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर पाते हैं। सो गाइज, ये था आपका यूनिट के बारे में, इस यूनिट के बारे में पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। एंड गाइज, आपके एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।